नमस्कार। इंडिया डेली लाइव में आप सभी का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर और राजदूत समेत 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा है कि पीएम मोदी के प्रयासों से भारत जापान संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हमारी सरकार जापान के साथ दीर्घकालीन भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है और इससे यूपी में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत जापान पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश इस यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयार है। यूपी में ऑटोमोबाइल, हाइड्रोजन एनर्जी समेत कई सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद है। जापानी प्रतिनिधिमंडल भी यूपी में निवेश को लेकर उत्साहित है। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है हमारा और भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ तो गेस्ट गॉड है और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इसलिए जापान के सभी मित्रों का मैं एक बार फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत और जापान का संबंध केवल दो देशों का संबंध नहीं है, ये दो संस्कृतियों का संवाद है, दो सभ्यताओं का संगम है और दो संकल्पों का समन्वय है। भारत ने जापान को बुद्ध का संदेश दिया तो जापान ने उस संदेश को अपनी संस्कृति में आत्मसात कर दुनिया को दिखाया। करुणा, कर्म, शांति और शक्ति, परंपरा और प्रगति एक साथ चल सकते हैं। भारत जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति, साफ नियत और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द श्री कृष्णा है, लैंड ऑफ द बुद्धा है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भगवान बुद्ध का प्रसाद काला नमक चावल हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का हिस्सा है। भारत जापान। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर ईडी की छापेमारी की जा रही है, जबकि भ्रष्टाचार के कई अन्य मामलों में कार्रवाई नहीं हो रही।
अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में राम मंदिर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार, एक्सप्रेसवे की बदहाली, गिरते पुल, ढहती पानी की टंकियां और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और पुलिसकर्मियों से जुड़े आरोपों समेत कई मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। हालांकि पोस्ट में लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि यहां नहीं की गई है। तो चलिए चलेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि तुलसीदास जी ने अपनी दिव्य कृतियों के माध्यम से प्रभु श्री राम के आदर्शों, सनातन संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों के संदेश को जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास का कालजयी साहित्य आज भी लोक मंगल का शाश्वत एत प्रदर्शक है। सीएम योगी ने अपनी पोस्ट में रामचरितमानस की चौपाई, राम नाम मणिदीप धरु जिये देहरी द्वार का भी उल्लेख किया। तो चलेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में यूपी एसएससी फार्मासिस्ट एलोपैथिक भर्ती की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। अभ्यर्थियो64 ने डिप्टी सीएम के आवास पहुंचकर भर्ती से जुड़ी अपनी समस्याएं और मांगे सामने रखी। अभ्यर्थियों का कहना है कि फिलहाल 564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जबकि आरटीआई के जरिए फरवरी 2025 तक 804 फार्मासिस्ट पद खाली होने की जानकारी सामने आई थी। ऐसे में अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों के अनुसार भर्ती की सीटें बढ़ाने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर खाली पदों को भर्ती में शामिल किया जाता है तो बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को रोजगार का मौका मिल सकता है। तो वही रुख करेंगे अगली खबर की। बाराबंकी में ऑल इंडिया पसमांडा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने बीजेपी की नई केंद्रीय टीम में एएमयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। वसीम राइन ने एक तरफ इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ की, तो वहीं जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को लेकर युवाओं को सियासी आंदोलन से दूर रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आंदोलनों में आम युवा आगे आता है, जबकि राजनीतिक फायदा किसी और को मिलता है। वसीम राइन ने छात्रों से पढ़ाई, रोजगार और कारोबार पर ध्यान देने की अपील की है और किसी के बहकावे में न आने का संदेश भी दिया है। देखिए, मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। वो आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए खुल के बात की है और उन्होंने लाल किले से भी कई बार नाम लिया हो। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में भी उन्होंने कहा है कि ये वंचित समाज है, कमजोर लोग हैं, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काम करने की जरूरत है, इनको जोड़ने की जरूरत है। उस दिशा में तारिक मंसूर साहब को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और वो दोबारा बनाए गए हैं, पिछले जो कार्यकाल था उसमें भी थे, वो विधान परिषद के सदस्य भी हैं। देखिए, वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज के जिला अस्पताल से एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मामला सामने आया है। पैर में चोट लगे एक मरीज को एक्सरे रूम तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके बाद उसका छोटा भाई घायल युवक को गोद में उठाकर अस्पताल में पैदल भटकता नजर आया। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये भी है कि अगर अस्पताल की सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो मरीजों को बुनियादी सुविधाओं के लिए क्यों परेशान होना पड़ रहा है। तो अगली खबर गाजियाबाद से सामने आई है। गाजियाबाद के थाना भौजपुर क्षेत्र में देर रात चेकिंग के दौरान
पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और लूट का सामान बरामद किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना क्षेत्र भोजपुर में रात्रि में चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति मोदी नगर से भोजपुर की साइड जाते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो एक दाहिने साइड को जाती हुई सड़क पर उन्होंने भागने का प्रयास किया। रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल गिर पड़ी। पुलिस द्वारा पीछा करते समय उनके द्वारा खेत में भागते समय पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिससे दोनों के पैर में गोली लगी। पुलिस द्वारा तत्काल दोनों को पकड़ लिया गया तथा प्राथमिक उपचार। वहीं अगली खबर, उन्नाव के हसनगंज ज्योतनी नगर पंचायत स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने खराब भोजन, पेयजल समस्या, शिक्षकों की कमी और प्रधानाचार्य के गलत व्यवहार से नाराज होकर मोहाना चौराहे पर जाम लगा दिया। छात्र हाथों में तख्तियां लेकर धरने पर बैठ गए हैं और समाज कल्याण विभाग के मंत्री को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो छात्र है वो वहाँ पर मौजूद है। वहाँ लगातार जो छात्र है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। मांगे साफ है। उन्नाव में सड़कों पर ये जैन अल्फा का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब जैन जी के बाद जैन अल्फा का ये प्रदर्शन जो है उन्नाव से सामने आया है। शिक्षकों की कमी, प्रधानाचार्य के गलत व्यवहार से नाराज होकर ये जो प्रदर्शन है वो छात्रों द्वारा किया जा रहा है। धरने पर बैठ गए हैं छात्र। जिस हाथ में कॉपी और किताबें होनी चाहिए थे, आज वो लोग, वो बच्चे आज प्रदर्शन में बैठे नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े नजर आ रहे हैं और मंत्री को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हसनगंज न्योतनी नगर से है। तो अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विपिन शर्मा जी जुड़े हैं। तो विपिन जी, क्या अब तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? जी साक्षी जी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्नाव में अब जैन जी के बाद जैन अल्फा जो है वो अपने मांगों को लेकर सड़क पर धरना देती नजर आ रही है। खराब शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों की कमी और जो प्रधानाचार्य है उसके व्यवहार से परेशान होकर ये छात्रों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। इस पर क्या कुछ अपडेट है? आखिर प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं और किस तरह से इस पर प्रशासन भी वहां पर मौजूद नजर आ रहा है? तो कृपया अपडेट दें। देखिए, साफ तौर से आपको बता दें साक्षी, जिस तरीके से जैन के बाद अब जैन अल्फा के जो छात्र हैं वो मैदान में उतरे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। इसको लेकर उन्नाव के सर्वोदय विद्यालय में जो बच्चे हैं वो विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इसको लेकर जो प्रशासन है वो हरकत में आया है। लगातार प्रशासन जो है छात्रों से संपर्क बनाए हैं और छात्रों से लगातार बात करने की कवायद कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन होता है उसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आता है। कहीं न कहीं प्रशासन के हाथ पांव खोलते हैं, उसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचता है। जो सीडीओ की बात कर रहे हैं या प्रशासनिक अन्य अधिकारी वो हसन क्षेत्र में मौके पर पहुंचते हैं और छात्रों से लगातार बात कर रहे हैं। छात्रों का लगातार आरोप है शिक्षकों की कमी और तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं को लेकर लगातार वो अपने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन मांगे पूरी न होने की वजह से जो जैन जी के बाद जो जैन अल्फा के छात्र हैं वो मैदान में उतरे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी विपिन जी, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश से तस्वीरें कई तरीके की सामने आई है। एक हाल ही में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। आंगनवाड़ी में मिड डे मील का वो वीडियो था जहां पर बच्चों की थाली में पानी जैसे सब्जी और जली हुई रोटी परोसी जा रही थी। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर कब तक और बार बार उत्तर प्रदेश में ही क्यों शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है? क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? क्या छात्रों के मांगों को अनदेखा किया जा रहा है? क्या छात्रों की जरूरतों को अनदेखा किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से आंदोलन उग्र होता नजर आ रहा है,
तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जो है बुनियादी ढांचे पे नहीं टिकी है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जब तक बुनियादी ढांचे नहीं तैयार करती है तब तक कहीं न कहीं गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी देखी जा रही, तमाम तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं देखने को मिल रही, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम तरह की शिकायतें मिल रही हैं, उसके बाद लगातार जो छात्र हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन छात्र के जिम्मेदार जो अधिकारी है, जिम्मेदार जो मंत्री हैं, वो इस मामले में पूरी तरीके से मुंह छुपे साध रखे हैं। कहीं ना कहीं जेन अल्फा के प्रदर्शन के बाद कहीं ना कहीं सरकार हरकत में आ रही है, लेकिन तमाम तरह के कवायद जमीन पर धरातल पर लाने की बात करे, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन दिन पर दिन उग्र होता जा रहा है, इसको लेकर कई सरकार जो है तो फूक कर कदम रख रही है। जिस तरीके से विपिन जी माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। फूक कर कदम रख रहे हैं, लेकिन आपने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पर अभिभावक भी मौजूद है और जो मांगे हैं वो बेसिक मांगे जो है वो बच्चों द्वारा रखी जा रही है। शिक्षकों की कमी, ये कैसी कमी है? ये तो बुनियादी जरूरतों में शामिल होता है और छात्रों को जब शिक्षक की कमी दी जा रही है, शिक्षक ही मौजूद नहीं है, तो फिर कैसे यूपी पढ़ेगा और यूपी बढ़ेगा? देखिए, तमाम विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें उठ रही है, चाहे मिड डे मील की हो या तमाम तरह की अध्यापकों की कमी को लेकर हो। लगातार जो छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे। स्कूलों में जो छात्र हैं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे कि विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती है वो की जाए, कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था जो है सुधार हो सके। लेकिन लगातार शिकायत होने के बाद भी सरकार के संज्ञान में मामला पहुंचता है, लेकिन सरकार और सरकार के जिम्मेदार मंत्री वो पूरी तरीके से मुझ साथ रखे हैं। लेकिन इसको लेकर शिक्षा मंत्री जो है वो लगातार बेहतर होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि विद्यालयों में कहीं न कहीं शिक्षकों की भारी कमी है, चाहे तमाम तरह की जो बुनियादी कमी है उनको नहीं पूरा कर पा रहा, कहीं न कहीं इस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे, इसको लेकर प्रदर्शन जोर हो रहा है। तो जी विपिन जी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार की विफलता है और यूपी में शिक्षा व्यवस्था की विफलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। उन्नाव में सड़कों पर प्रदर्शन, जेन जी के बाद अब जेन अल्फा का ये प्रदर्शन है। तमाम मांगे जो है वो रखी जा रही है और लगातार सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर के फरीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि नवादा गांव के पास हुई मुठभेड़ में हत्या के प्रयास और अपहरण के मामले में वांछित आरोपी विशाल यादव के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान मिली सूचना पर टीम ने घेराबंदी की थी और इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई और घायल आरोपी को इलाज के लिए सीएचसी बाराचवर भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं आरोपी का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। तो अगली खबर महोबा से सामने आई है। महोबा में अर्जुन बांध की नहर में नहाने गए एक 30 वर्षीय युवक की तेज बहाव में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि चरखारी कोतवाली क्षेत्र के अकटोहा गांव स्थित अर्जुन बांध पर फैजल अपने दोस्त दानिश के साथ नहाने पहुंचा था और शाम करीब 5:30 बजे दोबारा पानी में उतरने के दौरान अचानक नहर का बहाव तेज हो गया और फैजल का हाथ पट्टी से छूट गया। देखते ही देखते वो तेज धार में बह गया और सूचना पर पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने करीब 4 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया और आखिरकार घटनास्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर लोहारी गांव के पास झाड़ियों में फैजल का शव बरामद हुआ। फैजल 3 बहनों का इकलौता भाई था और इसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। और मेरा दोस्त दोनों महोबा से आए थे, वो उधर पट्टी पकड़ के नहा रहा था, नहाते नहाते हाथ से पट्टी छूटी और बह गया। अच्छा, कितने समय की घटना है ये? 5:30 पौने 6 के समथिंग की घटना है। कहाँ के रहने वाले, कौन है ये? महोबा काजूपुरा के रहने वाले हैं। क्या नाम है? मोहम्मद फैजल। और
वहीं अगली खबर में बरेली बदायूं की सीमा पर बह रही रील नदी में मंगलवार की शाम बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव ललुआ नगला निवासी 5 दोस्त नहाने पहुंचे और इनमें से 3 नहाने के लिए नदी में कूद गए। नहाते हुए तैराकी की दौड़ में तीनों बरेली की सीमा में पहुंच गए और पुल के नीचे गहरे पानी में डूबने लगे। पुल से बाहर से माफ कीजिएगा, पुल से बाइक से गुजर रहे 2 लोगों ने उन्हें डूबते देखा तो उनमें से एक ने नदी में छलांग लगा दी। 2 को बचा लिया गया और एक युवक का पता नहीं लगा है। करीब 3 घंटे के बाद बरेली की पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उसका शव बरामद कर लिया। तो चलेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बाढ़ के बढ़ते असर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने निर्देश दिया है और उनके निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद ने तरबगंज तहसील के बाढ़ प्रभावित गांव आपको बता दें कि एलिपर सौली समेत कई इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया है और इस दौरान सीडीओ ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रभावित परिवारों तक लंच पैकेट, राशन किट और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने के साथ पशुओं के लिए भूसा और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। सीडीओ ने अधिकारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखने और जरूरतमंदों को समय पर हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खतरे के निशान से घाघरा नदी 45 mm ऊपर बह रही है और उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी तहसील तरबगंज और कर्नलगंज जो प्रभावित क्षेत्र है उसके सभी गांवों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी को निर्देश दे दिया गया है। सीआरओ मैडम कल पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील थी। डीएम मैम भी नकहरा घाट पर गई थी जो तहसील तरबगंज कर्नलगंज में स्थित है और खंड विकास अधिकारीगण, एसडीएम लोग और पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम, सीएमओ की टीम पूरी क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ भ्रमण कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले बहराइच में भी दिखाई दे रहा है। तेज बारिश और लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते मोतीपुर तहसील क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए और सुजौली इलाके में कई गांव में पानी भरने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई है। संपर्क मार्गों पर जलभराव के कारण लोगों का आवागमन प्रभावित है और रोजमर्रा की जरूरत का सामान लेने के लिए बाजार तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। बाढ़ के हालात से परेशान ग्रामीण प्रशासन से राहत और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में मंगलवार रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली है। आपको बता दें कि पंचमा गांव के रहने वाले 2 सगे भाइयों समेत 4 युवक एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए बाइक पर निचलौल शहर की ओर जा रहे थे और एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दिनांक 18 अगस्त को रात्रि में करीब 8:15 बजे थाना निचलौल के अंतर्गत दमकी भारत गैस एजेंसी के पास सिंदुरिया निचलौल मार्ग पर एक डंपर व एक बाइक पर सवार 4 व्यक्तियों के मध्य सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो घायलों को तत्काल सीएचसी भेजा गया, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतकों के नाम सनी, विवेक, किशन व शिवा हैं और वे पचमा थाना निचलौल के रहने वाले हैं। शव को कब्जा पुलिस में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। डंपर को पुलिस कब्जे में लिया गया है। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। वाराणसी के पड़ाव क्षेत्र में राजघाट पुल पर मंगलवार देर रात तेज रफ्तार कार और टोटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में टोटो सवार एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए पड़ाव से औरंगाबाद जा रहा था और तभी राजघाट पुल पर यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही सुजाबाद चौकी प्रभारी प्रशांत पांडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने दुर्घटना स्थल पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाकर यातायात सुचारू कराया और फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
वहीं रुक करेंगे अगली खबर की। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव नारायणपुर में मंगलवार को देर रात उधार सिगरेट देने से मना करने पर वृद्ध दुकानदार श्रीपाल गुप्ता की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। गांव के ही हत्यारोपित ने भाई व पिता के साथ मिलकर घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या से संबंधित तथ्यों को जुटाने के साथ से ही फॉरेंसिक जांच कराने के लिए तथ्य जुटाए हैं। दिनांक 18 अगस्त को यह पुलिस को बरखेड़ा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर में एक श्रीपाल गुप्ता जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, उनको गांव के ही एक पड़ोसी व्यक्ति सुशील के द्वारा बेलचा मारकर घायल कर दिया गया। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के इनको उपचार हेतु CHC ले जाया गया, जहां से इनको हायर सेंटर बरेली रेफर किया गया, जहां पे उपचार के दौरान इनकी देर रात्रि मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों की तहरीर पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि परिजनों ने आरोप लगाया कि श्रीपाल गुप्ता अपने गांव में ही इनकी अपने घर में ही एक राशन की दुकान है, वहां पर जो इनके गांव का ही पड़ोसी सुशील है वो उधार सामान मांगने आया था और जिसको मना करने पर वहां पे वाद विवाद हुआ और उसके बाद ये लोग जो 3 आरोपी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी में कोठी थाना क्षेत्र के रेवती पुरवा गांव में जमीन के विवाद को लेकर मंगलवार देर शाम 2 पक्षों के बीच हुआ संघर्ष खूनी हो गया। मारपीट के दौरान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल एक 45 वर्षीय हंसराज वर्मा उर्फ पुताई की लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है और एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीणों ने सड़क जाम करने का प्रयास भी किया। आप लोगों को अवगत कराना है, थाना कोठी क्षेत्र में रेवती का पूर्वा एक गांव है, जहां पे शाम में 7 बजे के लगभग सूचना पुलिस को मिली थी कि 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है और तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची थी। यहाँ मौके पे जो घायल व्यक्ति है उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है और उसकी जो दौरान उपचार है उसकी मृत्यु हो गई है। अभी तक यहाँ मौके पे जो जानकारी हुई है कि इसमें दोनों का घर आसपास है, पुराना कोई विवाद था उसको लेके झगड़ा हुआ था। तो चलेंगे अगली खबर की ओर। अमेठी के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के भनोली गांव में घर के अंदर टैंक निर्माण के लिए खुदाई के दौरान पुराने धातु के 29 गोले मिलने से हड़कंप मच गया। जमीन से एक के बाद एक गोले निकलने की खबर फैली और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर सुरक्षित कर लिया। प्रशासन ने बरामद धातु के गोले की जांच के लिए पुरातत्व विभाग को सूचना दी है और अब पुरातत्व विभाग की जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि ये गोले कितने पुराने हैं और इनका कोई ऐतिहासिक महत्व है या नहीं। फिलहाल प्रशासन ने मौके पर लोगों की आवाजाही रोक दी है। हमारे ठेकेदार मोहम्मद रईस हैं, वो खुदवा रहे थे, उसमें कोई धातु के गोले टाइप में निकले हैं, तो उसके लिए मैंने कल बारिश हो रही थी, आज सुबह थाने गया और वहाँ पर एप्लीकेशन दे के बता के आया हूँ। हमारे ठेकेदार मोहम्मद। अगली खबर हापुड़ से है। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में हाईवे की सर्विस रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक बाइक सवार युवकों को करीब 20 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई और आक्रोशित लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बांदा में 2 दिन पहले फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की मौत के मामले के बाद खाद्य विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के झील के पूर्व स्थित BL आवासीय विद्यालय में 2 छात्रों की मौत के बाद खाद्य एवं रसद विभाग की टीम ने शहर में कई दुकानों और ठेलों पर छापेमारी की। टीम ने मोमोज, चाट, बर्गर और अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों से सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया और साथ ही दुकानदारों को साफ सफाई रखने और खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल ना करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।
वही अगली खबर बिजनौर से सामने आई है। बिजनौर में जमीनी विवाद में हत्या का मामला सामने आया है, जहां करोड़ों की संपत्ति करोड़ों की जमीन के चक्कर में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार एक हाई प्रोफाइल अधिवक्ता ने सुपारी देकर बुजुर्ग की हत्या कराई थी और आरोपी महिला ने कपड़े से गला घोंटकर बुजुर्ग की हत्या की। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कत्ल और सुपारी की रकम भी बरामद कर ली है और इसके साथ ही 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि मुख्य आरोपी अधिवक्ता अभी फरार है और जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि 7 अगस्त को बुजुर्ग की लाश घर में मिली थी। थाना कोतवाली शहर के ग्राम सहबाजपुर खाना सोतियों का बाग निवासी अनिल सोती जी की अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में उनके परिजन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर में मुकदमा अपराध संख्या 618/26 धारा 103(1) BNS पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर 5 नाम प्रकाश में आए। अंजुम परवीन उर्फ निशा, सुभाष, अलीमुद्दीन तथा हिना व एक एडवोकेट राजनारायण। अभी तक विवेचना में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि एडवोकेट के कहने पर इन चारों लोगों के द्वारा अनिल सोती जी की हत्या की गई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।